जब बच्चा 9th से 10th में जाता है तो उसको कई तरह की एडवाइसेस मिलती हैं कि बेटा इस बार तो तुम्हें नंबर लाने हैं, तभी तुम्हें पसंद का कोर्स मिलेगा, या बेटा बोर्ड का एग्जाम है, इसमें दूसरा स्कूल होगा, दूसरे टीचर्स होंगे, पता नहीं कहाँ से पेपर आएगा। तो बच्चे कई बार डर में, कई बार कंफ्यूजन में अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं, इधर उधर चीजें ढूंढने लगते हैं कि मैं कौन सी बुक लूं, किसके नोट्स लूं, और कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका टाइम बीतता जाता है। लेकिन उनका सपना तो है ना कि मुझे अच्छे नंबर लेके आने हैं। सो अच्छे नंबर लाने के लिए 90%, 95% नंबर लाने के लिए आपको क्या करना है? यू जस्ट नीड टू फॉलो अ वेरी गुड एक्शन प्लान। एक ऐसा एक्शन प्लान जो आपको ये बताए कि आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवाइज कैसे करना है, टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अभी बहुत टाइम है, आप ये सब आराम से कर सकते हो। अभी जून की शुरुआत है और आपके एग्जाम होंगे फेब के एंड में या मार्च में। सो आपके पास बहुत लंबा टाइम है। इस टाइम में अगर हम प्रॉपरली टाइम मैनेज करें तो हम लर्न भी कर सकते हैं और 2 और 3 बार रिवाइज भी कर सकते हैं। और रिमेंबर, हमें कोई शॉर्टकट नहीं लेना, हमें पढ़ना है और गिवन टाइम में हम बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम अपना पढ़ाई का लेवल हाई करेंगे। बच्चे के 10th में आते ही जैसे रेस शुरू हो जाती है कि तुम ऐसे पढ़ लो बेटा, तुम वैसे पढ़ लो, ये बुक फॉलो कर लो, देखो उन भैया ने उन बुक में से पढ़ा था, वो वाली बुक्स अच्छी हैं, यहाँ की कोचिंग अच्छी है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सी बुक्स लूं, कहाँ कोचिंग करूं, ट्यूशन में जाऊं या खुद से पढ़ूं। इसके अलावा सिर्फ यही एडवाइसेस नहीं, हमारे आसपास के लोग, हमारे नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सब तरह तरह की एडवाइस देना शुरू हो जाते हैं। देखो उसके बेटे ने इस बुक में से पढ़ा था या वहां कोचिंग ज्वाइन की थी, तुम भी वैसा कर लो। तो बच्चों में ढेर सारी कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, जब मैं पढ़ूंगा मैं आंसर कैसे लिखूंगा, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी है, मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूं, शायद कोचिंग वाला मुझे कुछ एडिशनल बता दे, या मैं किस तरह से अपने टाइम को यूज करूं। तो इतनी कंफ्यूजन के बीच में बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। होता कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम खराब होने लगता है। आप बैठे रहते हो, सोचते रहते हो। हमें सोचना नहीं है, हमें एक्शन करना है। सो हमें चाहिए एक्शन प्लान। आपको ये सोचना है बच्चे कि मैं अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करूं कि मैं सब काम सलीके से कर सकूं, और हम ये कर सकते हैं। ठीक है? सो हमें किसी भी बात से डरना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना। हमें सिर्फ अपने मोटिव पे ध्यान रखना है कि हमारा एम क्या है, और हमारा एम अभी एक ही है कि हमें 10th बहुत अच्छे नंबरों से पास करनी है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नंबर 1, क्लैरिटी ऑफ सिलेबस। सिलेबस हमें ये बताता है कि हमें करना क्या है, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स लिस्टेड हैं। अगर हमारे पास लेटेस्ट सिलेबस है तो हमें कभी भी ये डाउट नहीं होगा कि हमारा कोई टॉपिक तो नहीं रह गया या हमें क्या करना था। और ये सिलेबस आप सीबीएसई की वेबसाइट से भी ले सकते हो। सो आप क्या करोगे, इस सिलेबस को लिख के अपने सामने रखोगे और इसे हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ये आपको मोटिवेट करेगा। जब इस पे क्रॉस लगेंगे ना कि मैंने ये चैप्टर कर लिया, मैंने ये चैप्टर फिनिश कर लिया, सो आप इंस्पायर होंगे कि हाँ मुझे और करना है, मैं ये कर सकता हूँ। सेकेंडली हमें चाहिए प्रॉपर गाइडेंस। मतलब कोई ऐसा पर्सन जो हमें स्ट्रेस ना दे, हमें डराए ना कि टाइम नहीं है कैसे करोगे, बल्कि एक ऐसा पर्सन जो मोटिवेट करे, जिसका हम पर कॉन्फिडेंस हो, जो हम पे ट्रस्ट करे कि हाँ हम कर सकते हैं। और जब सब बच्चे कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, सबके जैसे हैं हम। और तीसरी चीज है, हमें खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, किसी चीज से डरना नहीं। आप सब पास होंगे, सब अच्छे नंबरों से पास होंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। यू विल ऑल्सो डू, एवरीबडी डज इट। जब हम बार बार अपने माइंड को ये बताते हैं कि हम ये कर सकते हैं, तो हमारा माइंड भी हमारे साथ जुड़ जाता है और वो तरीके ढूंढने लगता है कि हम कैसे अपना काम बेहतर कर सकते हैं। आज जो मैं सबसे पहला टिप आपको देने वाली हूँ वो है नो योर सिलेबस एंड रिसोर्सेज। मतलब हमें अपना सिलेबस और हमारे रिसोर्सेज क्लियर होने चाहिए। सिलेबस हमें बताता है कि हमें क्या पढ़ना है और रिसोर्सेज हमें बताते हैं हमें कहाँ से पढ़ना है। जहां तक
सिलेबस की बात है वो आप सीबीएसई वेबसाइट से लेंगे, और रिसोर्सेज हमारे क्या होंगे, हमें बहुत लिमिटेड बुक्स रखनी है, ज्यादा बुक्स का भंडार नहीं लगाना। हम किसी को शो नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, हम खुद के लिए पढ़ रहे हैं। सो हमारे पास होनी चाहिए एनसीईआरटी की बुक्स। एनसीईआरटी इज गॉड, मतलब अगर एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़ लेते हो तो इसका मतलब है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आता। सो एनसीईआरटी की बुक्स हमारे पास होनी चाहिए। लास्ट ईयर के पेपर्स होने चाहिए, जैसे 5-6 साल के पेपर्स आप ले सकते हो। अगर पॉसिबल हो तो आप चैप्टर वाइज पेपर्स की बुक ले लो, जिसमें हर चैप्टर के बोर्ड के क्वेश्चंस लिखे हों। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम पेपर्स में से भी ढूंढ ढूंढ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरी चीज है सेल्फ नोट्स। हमें नोट्स खुद बनाने हैं। हालांकि आपको कई ऐसी साइट्स मिल जाएंगी जहां पर आपको शॉर्ट नोट समरी दी होगी, लेकिन क्या है उसमें वो कुछ पॉइंट्स छोड़ देते हैं, ये मान के कि ये तो बेसिक हैं, ये अंडरस्टैंडिंग में आएंगे, वो फिर हमारे रह जाएंगे। सो अगर हम नोट्स खुद बनाएंगे तो हमें खुद पता होगा कि हर टॉपिक के अंदर, सब टॉपिक के अंदर क्या क्या लिखा है या हमें क्या क्या रिवाइज करना है। सो नोट्स जहां तक पॉसिबल हो हमें खुद बनाने हैं। आई कैन ऑल्सो टीच यू हाउ टू मेक गुड नोट्स, लेकिन नोट्स मैं दूंगी नहीं, उससे सारा पर्पस खत्म हो जाता है। नोट्स बनाते कैसे हैं ये हमें सीखना है। गिव अ फिश टू अ मैन, वो एक दिन भूखा नहीं रहेगा। टीच अ मैन हाउ टू कैच अ फिश, तो वो हमेशा भूखा नहीं रहेगा। ठीक है, सो हम नोट्स बनाना सीखेंगे कि बुक में से पढ़ के हम नोट्स कैसे बनाते हैं। तो एक तो होंगे हमारे प्रॉपर नोट्स, जिसमें पूरे चैप्टर के टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज सब कुछ लिखा होगा। दूसरे होते हैं फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स या फ्लैश नोट्स शॉर्ट नोट्स होते हैं, जिसमें हम पूरे चैप्टर की समरी एक शॉर्ट फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके अलावा जो आप कभी भी किसी भी बोर्ड के टॉपर से बात करेंगे तो उनके इंटरव्यूज में एक खास बात पे ध्यान देना, वो कहते हैं प्रैक्टिस। मतलब हमें प्रैक्टिस करने हैं, जितना पॉसिबल हो सके हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमें उसमें हेल्प मिलेगी। प्रैक्टिस करने का फायदा ये होता है कि हमें नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आ जाता है, फिर हमें घबराहट नहीं होती कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी पता चलती है। सो ये है हमारी पहली टिप। ये बात फिर से याद रखना कि हमें ज्यादा बुक्स नहीं खरीदनी है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी वही हमें लेना है। लोग हमें बहुत गाइड करेंगे, ये बुक बहुत अच्छी है, इस बुक में बहुत अच्छा लिखा है। अच्छी होंगी, डेफिनेटली बुक्स अच्छी होंगी, लेकिन अगर हम इतनी सारी बुक्स अपने पास रख लेंगे तो हम चूज कैसे करेंगे? हम तो उन्हीं में ही कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर हमें समझ में नहीं आएगा किस बुक को उठाएं, किसको रखें। तो बेटर है कि हम अपना स्टडी मटेरियल जो बेसिक रिक्वायर्ड है उतना ही लें और उसके ऊपर हम अपने नोट्स बनाएं। हाँ, अगर हमें कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम किसी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा बुक्स इकट्ठी नहीं करनी है। हमें सिर्फ उतनी बुक्स चाहिए जो मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट है, उन्हीं को पढ़ेंगे, उन्हीं में से नोट्स बनाएंगे। अगर हम ढंग के नोट्स बना लेते हैं बच्चे, तो आप समझो कि हमारा आधा काम हो गया, हाफ द बैटल इज वॉन। सो बुक्स को मिनिमम रखो, डोंट टेक मच लोड ऑफ द बुक। एक और चीज बेटा, जब आप पढ़ रहे हैं आपने अपने स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स को बहुत ध्यान से करना है। टेक देम वेरी सीरियसली, इग्नोर नहीं करना। रीजन क्या है? क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं साथ साथ हम लर्न भी कर रहे हैं, तो हम जितना भी टेस्ट में लिखेंगे हमारी रिवीजन होगी, हमारी जो लर्निंग है वो पक्की होती जाएगी। इसके अलावा पेपर में हम कैसे आंसर करेंगे, कंटेंट क्या लिखेंगे, प्रेजेंटेशन कैसी होगी, हमारी राइटिंग की स्पीड क्या होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हमें एग्जाम दे के पता चलता है। क्योंकि जो बाहर बैठे हुए बहुत आसान होता है कि हम ये लिख सकते हैं, ये तो मुझे आता है, लेकिन एग्जैक्टली लिखना कैसे है या किसमें मार्क्स में कटिंग हो सकती है, ये हमारे टीचर्स हमें बहुत अच्छे से बताते हैं। ये अलग बात है कि आपके जो भी मार्क्स आए उसमें कभी भी डिसहार्टन नहीं होना, क्योंकि बोर्ड के कारण स्कूल वाले हमेशा स्ट्रिक्ट मार्किंग करेंगे। सो आपको मार्क्स थोड़े कम ही मिलेंगे, बट डोंट वरी, आप अपने एफर्ट्स पूरे करते रहो और बोर्ड में आपको इसका रिजल्ट अच्छे से दिखेगा। बाय टाइम आप देखोगे धीरे धीरे हर एग्जाम में, हर नेक्स्ट एग्जाम में आपके नंबर इंप्रूव होते जाएंगे। और एक और चीज हमें खास ध्यान रखनी है, वो है हमारी हैंडराइटिंग। हमारी हैंडराइटिंग
साफ सुथरी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि अब हम दोबारा से अपनी हैंड राइटिंग ठीक करना सीखें, लेकिन अगर हमारी राइटिंग लेजिबल नहीं है, पढ़ने में दिक्कत होती है, तो सोचो एग्जामिनर को कितनी प्रॉब्लम होगी, उसे पढ़ने का ही मन नहीं करेगा। सो इसलिए बेहतर है कि हम अपनी राइटिंग ठीक करें। आप खुद सोचो, जब एग्जामिनर ढेर सारे पेपर चेक करे, अब इतने नॉर्मल पेपर्स में अगर उसे एक अच्छी राइटिंग वाला पेपर मिलता है तो सर्टेनली इसका उस पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और ये हमारे मार्क्स को इम्प्रूव करता है। अब इस टाइम हम अपनी राइटिंग इंप्रूव नहीं कर सकते ओवरऑल, लेकिन हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जिससे जो हमारी प्रेजेंट हैंड राइटिंग है वो और खूबसूरत हो जाए। सो वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड विद मी, मेरे साथ रहोगे, मैं आपको और चीजें कई सिखाऊंगी इसमें। राइटिंग कैसे इंप्रूव करते हैं, अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं, ठीक है, नोट्स कैसे बनाएं। बट राइट नाउ आप ये ध्यान रखो कि आपको कोई भी एग्जाम इग्नोर नहीं करना है। सारे एग्जाम देंगे, मार्क्स की चिंता नहीं करनी। धीरे धीरे हमारा जो काम है, हमारी जो लर्निंग है वो दिखने लगेगी। ओके, सो आप देखोगे बाय टाइम आपके मार्क्स बहुत अच्छे से इंप्रूव होंगे। सो आप अपने एग्जाम्स को सीरियसली करना। और अब बात करेंगे फ्लैश नोट्स की। फ्लैश नोट्स होते हैं छोटे छोटे से नोट्स, मतलब जब हम थोड़े से पेज पे, थोड़ी सी स्पेस पे पूरे चैप्टर का सार लिख देते हैं, समरी लिख देते हैं इन फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट और इन फॉर्म ऑफ कुछ डिफरेंट तरह से सबको लिंक बना के, हर इवेंट को, हर चीज को लिंक करके जब हम लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्लैश कार्ड। जैसे फ्लैश लाइट है, जहां भी पड़ती है रोशनी हो जाती है, उसी तरह से जब हम फ्लैश नोट्स बनाते हैं तो वो छोटे से नोट में एक पेज जितने नोट होंगे और उसमें पूरे चैप्टर का सार होगा और हम इवेंट्स को लिंक करके बनाते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू, बी विद मी, मेरे साथ लगे रहोगे, मैं आपको ये भी बनाना सिखाऊंगी। बट राइट नाउ क्या है, हमें बस ये सोचना है कि हम चीजों को लिंक कैसे करें। जैसे अगर हम मान लीजिए नेशनलिज्म इन इंडिया पे नोट्स बना रहे हैं, तो अगर उसमें हम अलग अलग इवेंट्स याद करेंगे, जलियांवाला बाग का एक इवेंट है, इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक अलग इवेंट है, अगर इनको अलग अलग याद करेंगे तो हो सकता है हमें रटना पड़े, हमें दिक्कत होगी। लेकिन अगर इनको हम फ्लो चार्ट में बना लें कि हाँ, इस डेट को महात्मा गांधी जी इंडिया आए थे, इस डेट को इन्होंने यहाँ यहाँ सत्याग्रह किए थे, फिर इस सत्याग्रह का ये रिजल्ट रहा, ये मूवमेंट बंद करना पड़ा, फिर क्या हुआ कि दूसरी बार मूवमेंट शुरू करना पड़ा। सो जब हम चीजों को लिंक करके याद करते हैं, उनके नोट्स बनाते हैं, तो हमें सब कुछ नहीं लिखना पड़ता। धीरे धीरे छोटे छोटे नोट से भी हम सब याद रख सकते हैं, क्योंकि एक तो हम प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं ना, ये हमें छोटे नोट्स बनाने हैं, फ्लैश नोट्स की तरह कि एक पेज पढ़ा और हमें सब कुछ याद आ जाएगा। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक छोटा सा तरीका जो आपको कम से कम नहीं तो 5-6 नंबर्स की लीड दिलवाएगा। ये है कि हमें अपने सारे डायग्राम्स, मैप्स जो हैं वो शुरू में ही कर लेने हैं। जैसे अगर हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि मुझे एक वीक में 3 चैप्टर्स खत्म करने हैं, तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं उन चैप्टर्स के सारे डायग्राम्स और सारे मैप्स बना लूंगी। इट्स बेटर कि अगर आप एक सेपरेट नोटबुक में इन सबको बना के रखें। इससे क्या होगा कि आपको जो चैप्टर में यूज होने वाली टर्म्स हैं या जिस चीज के बारे में हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं उसके बारे में फेमिलियरिटी हो जाती है, तो जब आप रीडिंग करोगे आपको लर्न करना भी आसान रहेगा। और मैप्स, डायग्राम्स तो बनाने आने ही हैं, सो इसलिए बेटर है कि आप सबसे पहले इन्हें बनाओ। जैसे ज्योग्राफी में अगर आप एक कंट्री का रिलीफ मैप बनाते हो, तो ये सिर्फ मैप नहीं है, इससे सिर्फ आपको रिलीफ फीचर्स ही नहीं पता चल रहे हैं, इससे आपको डिफरेंट स्टेट्स के बारे में पता चल जाएगा कि इस स्टेट के रिलीफ फीचर्स ऐसे हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप उसकी सॉइल टाइप पढ़ोगे या जब आप उसमें जो भी फूड ग्रेन्स हैं उनके बारे में पढ़ोगे तो आपको ये चीजें माइंड में रहेंगी। सो मैप बनाने का हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत बेनिफिट होता है। सो जरूरी है कि जब भी नोट्स बनाने बैठो सबसे पहले आप मैप्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, इनको अलग से कंप्लीट कर लो और फिर प्रॉपर नोट्स बनाने बैठो। सो अब तक हमें ये तो पता चल गया कि हमें करना क्या है। अब हमें मैनेज करना होगा अपना टाइम, मतलब आज हम जिस समय खड़े हैं इस समय से लेके आगे किस टाइम पर हमारा पेपर है, उस पूरे टाइम का हमें शेड्यूल बनाना होगा कि हम किस तरह से इस टाइम में अपना सारा काम, सारी स्टडी, सारी रिविजन्स पूरी करें। लेकिन ये करते हुए एक चीज का ध्यान रखना बेटा, हमें नंबर ऑफ आवर्स नहीं काउंट करना। आप ये काउंट नहीं करोगे मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं, नहीं। हमें क्या काउंट करना है, हमें काउंट करना है कितने टॉपिक कवर हुए।
जो काम हमने अपने शेड्यूल के मुताबिक, जो टाइम टेबल हम बनाएंगे, उस टाइम टेबल के मुताबिक जो हमने काम रखा था वो काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हमने काम पूरा कर लिया है तो चाहे हमने 2 घंटे ही पढ़ा हो, हमने दिल से पढ़ा है, हमने सब लर्न किया है, हमारा शेड्यूल पूरा है, तो हमने काम कर लिया है। इसका मतलब हमारा टाइम मैनेज्ड है। क्योंकि देखो, हमारे पास भी उतना ही टाइम है, एक टॉपर के पास भी उतना ही टाइम होता है। फर्क क्या होता है कि कुछ लोग बैठ के सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं करते हैं, और कुछ लोग हैं जो एक्शन पे कंसंट्रेट करते हैं। सो हमें भी यही करना है, सोचने वाला काम कम और करने के लिए हमें ज्यादा रखना है। तो हमें ये करना होगा कि हम अपने टाइम को डिवाइड कर लें कि हमें कितना टाइम क्या पढ़ना है और किस तरह से हमारी स्टडी लाइन जो है वो किस तरह से चलेगी। अगर हमने अपना टाइम टेबल सही से बना लिया और उसको हम फॉलो करते हैं तो हमारे लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। आज के टाइम में टाइम मैनेज करने का बेस्ट तरीका है 4-2 का 1 प्रिंसिपल। अब आप कहोगे दीदी 4-2 का 1 प्रिंसिपल, ये तो किसी गाने जैसा है। बिल्कुल यही है, गाना गाते हुए खुशी से हम अपना सिलेबस खत्म करेंगे। अब जैसे जून आने वाली है और हमारे एग्जाम होते हैं फेब एंड में या मार्च में। सो हमारे पास है 8 मंथ्स, लेकिन हम काउंट कर रहे हैं 4-2 का 1, मतलब 4 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स प्लस 1 मंथ, तो हम 7 मंथ्स में काम पूरा करेंगे। ये जो बीच में 1 मंथ एक्स्ट्रा बचता है उसे हम 15 डेज करके स्प्लिट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में स्कूल में हमारे हाफ ईयरली होंगे, प्री बोर्ड होंगे, तो उसमें भी तो टाइम लगेगा ना। सो जब हाफ ईयरली आएंगे, आप अपने शेड्यूल में से 15 डेज का ब्रेक लेंगे, अपने हाफ ईयरली बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद फिर से आप अपना शेड्यूल शुरू कर देंगे और उसके बाद प्री बोर्ड में फिर से 15 डेज का ब्रेक लेंगे। सो हमें पहले 4 मंथ्स में क्या करना है, हम एक बार पूरा सब्जेक्ट्स को लर्न करेंगे, नोट्स बनाएंगे अच्छे से, और एक रिवीजन हमारी साथ साथ चलेगी। जैसे आज आपने नोट्स बनाए, अब आप कहीं जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, रास्ते में आपके पास थोड़ा टाइम है, आप एक बार निगाह फेर लो, रिवीजन होती जाएगी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए, नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपकी एक प्रॉपर रिवीजन चलेगी, जबकि आपके पास सारा कोर्स कंप्लीट है, आपके सारे नोट्स बने हुए हैं। सो फर्स्ट रिवीजन, उसके बाद नेक्स्ट रिवीजन के लिए हमने 1 मंथ का टाइम रखा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारा सब्जेक्ट्स पे पकड़ बनती जाएगी, हमें कम टाइम चाहिए रिवीजन करने के लिए। सो 4-2 का 1, 4 मंथ्स फॉर फर्स्ट लर्निंग, 2 मंथ्स फॉर नेक्स्ट रिवीजन, 1 मंथ फॉर नेक्स्ट रिवीजन। और अभी भी देखो हमारे पास जनवरी तक का ही टाइम खत्म हुआ होगा और फेब फिर से हमारे पास है। हम जितना चाहें रिवाइज कर सकते हैं, समय की कमी नहीं है, बस हमें टाइम को सही से यूटिलाइज करना है। तो अब जब हमने सोच लिया कि हमें 4 मंथ्स में सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, तो हमारे मेन सब्जेक्ट्स क्या हैं, हमें अपना शेड्यूल जो है वो हमेशा अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली लिखना है। सो हमारे पास साइंस के 16 चैप्टर्स हैं, मैथ्स के 15 चैप्टर्स हैं, सोशल स्टडीज में हमारे 18+5 हैं। 18 चैप्टर्स जो मेन पेपर में आएंगे और 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ क्लास टेस्ट वगैरह में ही आएंगे। इसके अलावा एक और चैप्टर है जिस पर प्रोजेक्ट बनता है, सो वो इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो आपके मेन एग्जाम्स का पार्ट नहीं है। जो इसमें +5 है वो भी मेन एग्जाम्स का पार्ट नहीं है। सो ऑन एन एवरेज अगर हम 4 मंथ्स लें तो हमारे पास अराउंड 17-18 वीक्स बनते हैं। सो 17-18 वीक्स में अगर हमें ये चैप्टर करने हैं तो हमारे पास पर वीक 3 चैप्टर्स आते हैं, मतलब हमें हर हफ्ते में 3 चैप्टर पूरे करने हैं। सो बहुत आसान टास्क है, 2 दिन मिलते हैं आपको एक चैप्टर करने के। अब ये आपको अपना टाइम टेबल सोचना है कि आप 2 दिन कॉन्टिन्यूसली एक ही चैप्टर पे एफर्ट करना चाहते हो या फिर आप अपने टाइम को स्प्रेड कर लोगे। जैसे आधा चैप्टर एक सब्जेक्ट का कर लिया, हाफ सब्जेक्ट दूसरे का कर लिया, और इस तरह से एक वीक में पूरा पूरा एक चैप्टर तीनों ही मेन सब्जेक्ट्स का खत्म कर लोगे। सो अब ये टाइम टेबल कैसे बनेगा, कौन से चैप्टर्स को हमें ऑर्गेनाइज करना है, पहले कौन सा करें बाद में कौन सा करें, आई विल बी ब्रिंगिंग अ वीडियो। सो या फिर आप इसको खुद अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से भी कर सकते हो। शुरू में थोड़े से आसान टॉपिक ले लो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। एक बार जब हम काम कर लेते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो हम उसके बाद मुश्किल काम भी कर सकते हैं। सो आपको अपना टाइम टेबल इस तरह से बनाना होगा कि आपको पर वीक 3 चैप्टर्स खत्म करने हैं इन मेन सब्जेक्ट्स में। सो दैट कैन बी हर एक में से एक ले लो, या किसी एक वीक में आप पूरा फोकस साइंस पे कर दो, पूरा मैथ्स पे कर दो। तो ये हमें सोचना है, आप खुद सोचोगे कि मुझे ये किस तरह से करना है। तो ये तो हो गई मेन सब्जेक्ट्स की बात। अब बारी आती है बाकी सब्जेक्ट्स की, लाइक
आपके पास लैंग्वेज होगी, इंग्लिश है, हिंदी है, कई लोग दोनों लैंग्वेज ले लेते हैं। कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स, कईयों के पास कंप्यूटर साइंस होगा, कुछ बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन ली होगी, तो इन सब्जेक्ट्स की भी तो तैयारी करनी है। सो आप कैसे करोगे? इसके लिए क्या है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स हमारे उतनी मेहनत नहीं मांगते, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको हम डेली रूटीन में 15 to 20 मिनट्स या 30 मिनट्स इन पे डिवोट कर लो। लाइक आपके पास वीक में 6 दिन हैं, संडे हम छोड़ते हैं आराम के लिए, या फिर कुछ रह जाए, बाई चांस कुछ दिक्कत आ गई, कुछ काम रह गया, तो उस दिन कर लो। सो 6 दिन है हमारे पास, और हमारे पास एडिशनल 2 या 3 सब्जेक्ट्स हैं। सो अकॉर्डिंगली हम अपना टाइम उसमें डिवोट कर सकते हैं। वीक में 2 दिन इंग्लिश कर लो, 2 दिन हिंदी कर लो, और 2 डेज के लिए कंप्यूटर साइंस पढ़ लो। 30 मिनट्स देने हैं आपको। जब आप इंग्लिश हिंदी की स्टोरीज पढ़ोगे आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। सो एक तरह से ब्रेक भी हो जाएगा कि आपने एसएसटी पढ़ रहे हो, साइंस लर्न कर रहे हो, बीच में ब्रेक लिया और इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ लिया या हिंदी का चैप्टर पढ़ लिया। ये धीरे धीरे इनकी नॉलेज भी बिल्डअप होने लगेगी, और आप इन पेपर्स को भी अच्छे से कर सकोगे। बट ये याद रखना, हमें इन्हें इग्नोर नहीं करना है। क्यों? मार्क्स तो सबके जुड़ते हैं ना। सो इग्नोर नहीं करना है, इन्हें भी साथ साथ ही रखना है। मेरा नेक्स्ट स्टेप है स्टे एक्टिव। हमें एक्टिव रहना है। इसका मतलब है कि हमें किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करना है, चाहे हम थोड़े टाइम के लिए, मे बी 10 मिनट्स 15 मिनट्स ही दें, लेकिन हमें बाहर निकलना है, फ्रेंड्स से मिलना है, बच्चों के साथ खेलना है, एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज एक तरह से स्ट्रेस बस्टर्स होता है। जब हम खेलते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी में हैप्पी सिंड्रोम्स आते हैं, जैसे डोपामाइन वगैरह। सो वो हमें खुश करते हैं। और इस टाइम पर बच्चे कई बार बुक्स के अंदर इतना घुस जाते हैं कि कई बार खुद से, कई बार बाहर के लोगों के कहने से स्ट्रेस में आ जाते हैं। सो हमें अपने आप को खुश रखना है। उसके लिए चाहिए कि हम फिजिकली भी एक्टिव रहें। सो स्टे एक्टिव, पार्टिसिपेट इन डिफरेंट गेम्स। आप गेम्स नहीं खेलना चाहते हो तो आप किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा लो, जहां आपका इंटरेस्ट है, लेकिन एक्टिविटी होनी चाहिए। ये उन बच्चों के लिए और जरूरी है जो बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम बाहर जाना चाहते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हमने और क्या क्या किया। सो वहां आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो किताबी कीड़ा हूं, मैं तो बुक्स में ही बैठा रहा। सिर्फ बुक्स में बैठे रहने से बात नहीं बनती है, क्योंकि वो भी एक तरह का स्ट्रेस फैक्टर हो जाता है। सो हमें बुक्स के साथ साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज, खेल को, स्पोर्ट्स को भी टाइम देना होगा। एंड माइंड इट, आप ये कर सकते हो। यू हैव 24 आवर्स इन अ डे। उसमें से 15-20 मिनट अगर आप उठ के एक्सरसाइज कर लेते हो, या बीच में थोड़ा सा वॉक कर लेते हो, या शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में चले जाते हो। ऑफ कोर्स मॉडरेशन इज द की। ये नहीं कि अगर आप घूमने चले गए तो अब सारा दिन वहीं निकल जाएगा, नहीं। आपको थोड़ा टाइम लगाना है, जिससे आपकी स्ट्रेस भी दूर हो और आप एक्टिव भी रहो। सो प्लीज स्टे एक्टिव, पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज। बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए नेक्स्ट स्टेप है स्टे पॉजिटिव। मतलब खुश रहो, हंसते रहो। हो सकता है कई बार हमारे नंबर कम आते हैं, कुछ हम थोड़ा सा अपने शेड्यूल से पीछे चले गए, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये फेथ आपके अंदर होनी चाहिए। हमेशा हंसते रहो, खुश रहो। कोई भी नेगेटिविटी अपने आसपास भी मत आने देना। और अगर कोई आपको लगता है कि आपको नेगेटिव बातें बोल रहा है, या किसी की बातों से आपको स्ट्रेस होती है, तो आप उनको आराम से समझा सकते हो, ऐसे लोगों से दूर हो सकते हो। और अगर जरूरी हो आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो कि इस तरह के लोगों से मुझे बात नहीं करनी है, अभी मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई में करना है, अपने नंबरों के लिए करना है। सो हैव फेथ इन यू, बिलीव इन यू एंड कीप स्माइलिंग। इसके लिए एक और जरूरी चीज है मेडिटेशन। हमेशा आप थोड़ा टाइम मॉर्निंग में उठ के और थोड़ा टाइम रात को सोने के टाइम आप अगर भगवान पर देंगे, प्रे करेंगे, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। आपका मन भी शांत होगा और आप में पॉजिटिविटी भी रहेगी। जब हम सुबह उठकर थोड़ा टाइम अपने आप को देते हैं, चाहे हम प्रे करें या हम सिर्फ थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि हमने क्या करना है या क्या किया है, सो उससे भी हमारी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। लाइकवाइज रात को सोने से पहले अगर आप 10 मिनट मेडिटेट कर लेते हो, या सिर्फ अपने पूरे दिन पर भी एक निगाह फेर लेते हो कि आज मैंने ये अचीव कर लिया, सो ये भी आपको हेल्प करता है। ये आप में पॉजिटिविटी भरेगा, आपको खुश करेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेगा। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे स्माइलिंग ऑलवेज।
सबसे लास्ट और सबसे ज़रूरी टिप है अच्छे नंबर लेने के लिए, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। आप फेसबुक पे होंगे, आप ट्विटर पे होंगे, इंस्टाग्राम पे होंगे, आपको लगता है टिकटॉक के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, लेकिन ये सब चीज़ें आपको छोड़नी है। ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने के तरीके हैं, ये आप नहीं कर सकते अभी। अगर आपको लाइफ में आगे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको मोबाइल से दूर होना पड़ेगा। मोबाइल से दूर होने का मतलब है सोशल मीडिया से, क्योंकि मोबाइल पे हम पॉजिटिव काम भी कर सकते हैं। ये एक दो धारी तलवार है, इसको अच्छा यूज करोगे तो ये आपको आगे बढ़ाएगा। जैसे आप जब व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हो, तो ये आपको हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, आगे सीखने में। लेकिन जब आप टिकटॉक चला रहे हो या आप फिजूल के वीडियोस देखते जा रहे हो, तो ये आपका टाइम खराब कर रहा है। और इट्स लाइक कि आपने अब शुरू किया, आपको लगता है अभी छोड़ दूंगा, ये होता नहीं है, ये चलता ही जाएगा। और कुछ टाइम के बाद आप सोचोगे अरे इतना टाइम वेस्ट हो गया। सो इसे छोड़ दो। अगर आप इसे डिलीट कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर आप इतना कर लो कि मैं सोशल मीडिया पर तब जाऊंगा जब ये मुझे कुछ दे रहा है, जब मैं इससे कुछ सीख रहा हूं, तभी आपको सोशल मीडिया पे जाना है, अदरवाइज इस पे नहीं जाना है। सोशल मीडिया आपका टाइम खराब कर देगा। सो इसमें पॉजिटिविटी अगर चाहिए, कुछ सीख रहे हो तो इस पर जाओ, अदरवाइज इसको बेटर है कि छोड़ दो। यू विल बी हैविंग इनफ टाइम आफ्टर दैट। आप बहुत टाइम होगा एग्जाम्स के बाद, आप फ्री होंगे और आप खुशी से ये चीजें करेंगे। सो राइट नाउ मेन थिंग है सोशल मीडिया को जितना हो सके कंट्रोल करो। ये आपको कंट्रोल करे उससे बेहतर है आप इसे कंट्रोल कर लो। लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या चीज है? सबसे मेन सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? ये है बैलेंस। लाइफ में हमें हमेशा बैलेंस बना के रखना होगा, क्योंकि हमारे डिफरेंट रोल्स हैं। लाइक आज आप स्टूडेंट हो, सो एज अ स्टूडेंट आपके कुछ काम हैं, आपकी एक पर्सनल लाइफ है, आप खेलना भी चाहते हो, आप फ्रेंड से भी मिलना चाहते हो, आप सोशल मीडिया पे भी जाना चाहते हो। सो एक पर्सनल लाइफ हो गई, एक स्टूडेंट लाइफ हो गई। इसमें एक बैलेंस बना के रखना होगा। जब आप पढ़ रहे हो तो आपका पूरा अटेंशन अपनी स्टडीज की ओर होना चाहिए, और जब फ्रेंड्स में हो सो आप टोटली वहां पर डिवोटेड हो। लेकिन इसमें कितना टाइम आपको किसे देना है ये आपको सोचना है। हमें लाइफ में आगे क्या करना है, क्या बनना है, वो कैसे डिसाइड होगा? वो आज के हमारी एक्शन से डिसाइड होगा। सो हमें अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखना है। और ये एक ऐसा टिप है जो आज ही काम नहीं आएगा, आज के बाद आगे आप जब 12th में होंगे, उसके बाद कॉलेज में होंगे, फिर आप जॉब करेंगे, हर जगह हमारे डिफरेंट रोल्स हैं और हमें हर रोल में बैलेंस बना के रखना है। सो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि आप अपनी स्टूडेंट लाइफ पर फोकस ज्यादा करो और बाकी चीजों को थोड़ा सा पीछे छोड़ दो, क्योंकि इस टाइम पर आपके पास सिर्फ 8 और 9 मंथ्स हैं जो आपको अपनी 10th क्लास को देने हैं। उसके बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप सबके साथ मिल सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। और इवन आज के टाइम में भी आप पढ़ाई के साथ साथ अपने फ्रेंड्स से मिल सकते हो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कुछ और एक्टिविटीज कर सकते हो, बट बैलेंस के साथ। ये नहीं कि एक ही चीज में डूब जाओ। सो बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट। आपको लाइफ में बैलेंस बना के रखना है। सो बेटा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं इसी तरह से आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगी, जिसमें आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करना, आपका टाइम टेबल कैसे हो, आप कौन से चैप्टर्स को पहले पढ़ो, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, फ्लैश कार्ड्स कैसे बनेंगे, इन सब के बारे में और भी वीडियोस लेकर आऊँगी। थैंक यू।